आइए मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आपका ताज केयर इंस्टीट्यूट के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज मैं आपसे बात करूंगा आपकी परीक्षा में आने वाले हिंदी व्याकरण से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की। और यहाँ पर मैंने इस पेपर में आपके सभी मतलब सभी व्याकरण की सभी कोटियों को जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उन सारी कोटियों से संबंधित मैंने प्रश्नों को यहाँ पर समाहित किया है। अवश्य ही ये सारे प्रश्न आपको इस तरह से नहीं, ये से नहीं तो कम से कम इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज मैं बात करूंगा आपसे हिंदी व्याकरण से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की जो आपकी परीक्षाओं में बार बार आते हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी आने वाले हैं। मात्र आज्ञा, ध्यान दीजिएगा, मात्र आज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, मात्र धन आज्ञा, इसका उत्तर हो जाएगा मातृधन आज्ञा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मातृधन आज्ञा। ध्यान दीजिएगा, यह है आपकी यण संधि। यह है कौन सी संधि? आपकी यण संधि। अब ये यण संधि में क्या होता है? तो यण संधि जो होती है उसमें यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? ई या उ, या फिर क्या हो? उ, या फिर क्या हो? री। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? ई उ या री हो। तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या होना चाहिए? कोई भी असमान स्वर आए। तो ऐसे हालत में संधि करने पर ये जो ई होता है, ये ई तो या में बदल जाता है। ई तो किस में बदल जाता है? या में। उ जो होता है वो बदल जाता है आपका व में, और ये जो री होता है ये बदल जाता है र में। ध्यान देना, या व र, और ये तीनों ही क्या होंगे? आदि। या व र, तीनों के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ई बदल जाएगा या में, उ बदल जाएगा व में, और री बदल जाएगा र में। अब आप देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर संधि हो रही है किसकी? मात्र आज्ञा। तो मात्र आज्ञा शब्द का संधि विच्छेद क्या बता रहे हैं? मातृधन आज्ञा। ध्यान दीजिएगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? यहाँ पर री, तब में री की मात्रा लगी हुई है। फिर यहाँ पर द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है? आ, अर्थात री के बाद असमान स्वर आ गया। री के बाद असमान स्वर आएगा तो री किसमें चला जाएगा? री चला जाएगा आपका किसमें? रम। और र कैसा है यहाँ पर? आधा, तो री चला गया यहाँ पर र में। अब इसमें जोड़ना है आपको ये आ, तो आप इसमें जोड़ देंगे ये आ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? रा। र में आ की मात्रा लग गई तो रा हो गया। अब इधर आइए वापस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने अगर इस ता में से री निकाल लिया तो ता आधा रह गया, और अगर इसने यहाँ से आज्ञा में से आपने आ निकाल लिया तो यहाँ पर शेषफल क्या बचा? ज्ञा। अब आप देखिएगा जो आपने बनाया है इसको आप ले आएंगे यहाँ पर, तो ऐसी हालत में अब ये शब्द क्या बन जाना चाहिए आपका? मातराज्ञा शब्द बन जाएगा आपका मातराज्ञा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये त धन र धन आ हो रहा है, तो याद कीजिए एक संयुक्त व्यंजन जो आप पढ़ते हैं, संयुक्त व्यंजनों के अंतर्गत चार त्र, तो ये त्र कैसे बनता है? त धन र धन आ से मिलकर, इससे मिलकर बनता है त धन र धन आ से मिलकर। और अगर मान लीजिए यहाँ पर त्रा होता तो त्रा कैसे बनता? त धन र धन आ, ता धन र धन आ से मिलकर। तो अब यहीं पर ता धन र धन आ हो रहा है इसमें, तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? मात्राज्ञा। इस प्रकार आप देख रहे हैं मात्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मातृधन आज्ञा। कौन सी संधि है ये? यण संधि। यण संधि में क्या होता है? यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई उ या री होता है और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आता है, तो ऐसी स्थिति में संधि करने पर ई तो या में, उ व में, और री र में बदल जाता है। तो आपको मैंने उदाहरण देकर बताया इस तरह से इसका उत्तर निकल जाएगा क्या? मातृधन आज्ञा। ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पर आपको एक दो उदाहरण और दे देता हूं इससे संबंधित। जैसे अब आप लिखेंगे पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? री, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है? यहाँ पर आ। तो ऐसी हालत में ये री किस में जाएगा? आधे र में जाएगा। इसमें क्या जोड़ना है? ये आ जोड़ना है। तो आप देखिएगा इसी हालत में ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे? रा। अब यहाँ देख लीजिए शेषफल क्या बचा आपके पास? री निकाल लिया तो आधा त बचा, और यहाँ पर आ निकाल लिया तो क्या बचा है? ज्ञा। अब आप इसको ले आएंगे तो ऐसी हालत में आप देखिएगा यहाँ पर त पहले से है, रा उधर से आ रहा है, ज्ञा भी यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ शब्द बन जाएगा पितराज्ञा। अब इस पितराज्ञा को आप कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से पितराज्ञा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, यही यण संधि का उदाहरण था जिसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मातृधन आज्ञा। आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 2, नैनाभिराम। नैनाभिराम शब्द, नैनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है? नैनाभिराम, ध्यान दीजिएगा। नैनाभिराम, नैना कोई शब्द नहीं होता, अभिराम होता है। नैन, नैन धन अभिराम, क्योंकि यहाँ पर टुकड़े भी जो आप संधि विच्छेद कर रहे थे वो भी सार्थक शब्द होने चाहिए। तो नयन धन अभिराम। अब आप देखिएगा कि ये जो संधि है ये कौन सी संधि है आपकी? ये होती है दीर्घ स्वर संधि। ये कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? जब एक समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उसे हम कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। अब एक समान स्वर कौन कौन से? तो अभी एक तो होता है आ और आ, इनको सजातीय स्वर भी कहते हैं, आ और आ। तो आ या आ में आप जब आ या आ जोड़ेंगे, आ या आ में आप क्या जोड़ेंगे? आ या आ ही जोड़ेंगे, तो इनका दीर्घ रूप दिखाई देगा आ। इन दोनों का दीर्घ रूप कौन सा है? आ। तो आ या आ में आप जब आ या आ जोड़ते हैं तो आ बनेगा। फिर ई या ई, ये भी सजातीय स्वर है। ई या ई में आप ई या ई ही जोड़ोगे तो यहां बनेगा इनका दीर्घ रूप बढ़ाई। क्या आ जाएगा यहाँ पर? बढ़ाई। इसके बाद आप देख रहे तीसरा सजातीय स्वर होता है उ या उ। तो उ या उ में जब आप उ या उ जोड़ते हैं तो यहां पर बन जाएगा इनका दीर्घ रूप क्या है? बढ़ाओ। तो ये दीर्घ स्वर संधि है। जब एक समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब आप देखिएगा ये जो प्रश्न है आपका, इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे? ये तो है आपका नियम, दीर्घ संधि का नियम। ध्यान दीजिएगा, यहां शब्द नयनाभिराम शब्द है, तो ये नयन धन अभिराम से बनाए। कैसे बनाए? देख लीजिए मित्रों, नयन धन अभिराम शब्द बनाए। कैसे? नयन धन अभिराम। देखिएगा यहां पर आप देख रहे हैं नयन शब्द, नयन शब्द में, नयन शब्द का जो प्रथम शब्द है नयन, इसका अंतिम वर्ण क्या है? न में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण यहां पर क्या आ रहा है? आ। तो आ और आ मिलकर क्या बन जाएंगे? देख लीजिए उधर, आ और आ मिलकर क्या बन जाएंगे? आ बन जाएंगे। फिर आप देखिएगा यहां पर अगर आपने ये निकाल लिया, आपने नयन में से निकाल लिया आ, तो ये आधा ना रह जाएगा। और यहां पर भी आपने अभिराम में से आ निकाल लिया तो यहां बच जाएगा आपके पास केवल क्या? विराम। अब आप इस शेष फल में ये जो आपने बनाया इसको जोड़ देंगे, तो ऐसे हालत में आ रहा है तो मात्रा आगे की तरफ जाएगी, तो मात्रा लग जाएगी आधे न में, आ हो गया। और यहां पर क्या पड़ा हुआ है? विराम। तो यहां शब्द बन जाएगा आपका क्या? नयनाभिराम। ये रहा आपका शब्द नयनाभिराम। कैसे बनाए? नयन धन अभिराम से। कौन सी संधि है इसमें? दीर्घ स्वर संधि। क्या होता है दीर्घ स्वर संधि में? जब एक समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण और देखिएगा, जैसे आपने लिखा है रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। तो आप देख रहे हैं रवि धन इंद्र, यहां पर आ रहा है ई, छोटा ई, और यहां भी कौन सा आ रहा है? छोटा ई। तो छोटे ई, दोनों छोटे ई मिलकर क्या बन जाएंगे? बड़ा ई हो जाएगा। दोनों सीट छोटे ही मिलकर क्या, एक मिनट रुक जाइए, दोनों छोटे ही मिलकर क्या बन जाएंगे? यहां पर बढ़ाई। तो इसके बाद आप देखिएगा यहां पर आपने जब ई की मात्रा निकाल ली तो क्या शेष रह जाएगा? रव। और यहां पर भी ई निकाल लिया तो यहां बच जाएगा अंध्र। अब आप इसको ले आएंगे तो आप यहाँ पर वह में ई की मात्रा जुड़ जाएगी, ये बड़ा हो जाएगा और यहाँ शब्द क्या बन जाएगा? रविंद्र। इस प्रकार आप यहाँ पर ई मिलकर दीर्घ हो गए, यहाँ पर आ मिलकर क्या हो रहे? दीर्घ हो रहे। तो ये दीर्घ स्वर संधि है। जब एक समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर संधि। तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है नयन धन अभिराम। क्या बनेगा यहाँ पर? नयनाभिराम। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। अत्यल्प, अत्यल्प शब्द, अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो अभी ये हो जाएगा आपका अति धन अल्प। इसका उत्तर हो जाएगा आपका अति धन अल्प। याद कीजिएगा ये भी है आपकी यण संधि। कैसे है? यण संधि बता रहा था मैं आगे की तरफ आपको। यण संधि में क्या होता है? यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ई, या फिर क्या है? उ, या फिर क्या है? री। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई, उ या री होता है तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या हो? कोई भी असमान स्वर होता है। तो ऐसे हालत में ये जो ई है ये तो य में बदल जाएगा, उ जो है वो व में बदल जाएगा, और ये जो री है ये र में बदल जाता है। तो ये यण संधि का नियम है, यण संधि में ये होना है। तब आप देख लीजिए यहाँ पर शब्द क्या है आपका? अति धन अल्प।
अत्यल्प। तो अत्यल्प शब्द कैसे बनाए देख लीजिए मित्रों, अति धन अल्प, अति धन अल्प। अब देखिएगा यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ई। तो में किसकी मात्रा है, ई की। और यहाँ पर द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है, आ आ रहा है। तो ऐसे हालत में ई के बाद असमान स्वर आ गया, तो ई देख लीजिए किसमें जा रहा है, ये ई चला गया किसमें, आधे य में। अब इसमें क्या जोड़ना है आपको, ये आ जोड़ना है, जोड़ दीजिए आ। तो यहाँ पर ये जो यह है ये पूरा हो गया, आधा था यह आज से मिलकर पूरा हो गया। अब इधर शेषफल देख लीजिए क्या बचा है आपके पास। तो यहाँ पर आपने ई निकाल लिया तो आधा त बचा है, और यहाँ पर आ निकाल लिया तो आपने क्या बचा है यहाँ पर लप। तो ऐसे हालत में अब इसको ले आएंगे आप, तो देखिएगा यह पूरा है, अपनी मात्रा अपने साथ रख रहा है वो। तो ऐसे हालत में ये यहाँ पर त तो आधा है, उधर से यह आ रहा है और अल्प यहाँ पड़ा हुआ है। तो शब्द क्या बन गया आपके पास, अत्यल्प। शब्द कैसे बन जाएगा, अत्यल्प। अत्यल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अति धन अल्प। कौन सी संधि है, तो यण संधि। यण संधि में क्या होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई ई उ या री आता है, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आ जाए। असमान स्वर से मतलब है कि ई के बाद ई ना आए, उ के बाद उ ना आए, या री के बाद री ना आए। तो ऐसी हालत में यह उसके लिए क्या हो जाएगा, असमान स्वर। तो अगर ऐसा होता है तो क्रमशः ई तो या में, उ व में, और री र में बदल जाता है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार ये शब्द बन जाएगा आपके पास क्या, अत्यल्प। कौन सी संधि है मित्रों, तो ये आपकी कौन सी संधि, यण स्वर संधि। अब एक दो उदाहरण और देता हूं मैं आपको। जैसे आप देखते हैं अति धन आचार शब्द है यहाँ पर, अति धन आचार। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, ई, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ गया यहाँ पर आ। तो ये ई किस में जाएगा, देख लीजिए वहां पर य में गया, इसमें क्या जोड़ना है आपको, ये आ जोड़ना है। तो इनके बराबर क्या हो जाएगा, या में आ जुड़ गया तो या बन गया। अब इधर देख लीजिए क्या शेषफल बच रहा है आपके पास, आधा त बच रहा है और इधर बच रहा है 4। ठीक है, ऐसे हालत में आप ले आएंगे इसको, या आ रहा है इधर से जो बनाया आपने। तो अभी यहाँ पर त तो आपके पास कैसा है, आधा, या उधर से आ रहा है और 4 यहाँ पड़ा हुआ है। शब्द क्या बन गया आपके पास, अत्याचार। ऐसे कई सारे उदाहरण जो बार बार आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। यण संधि, कौन सी संधि है ये, यण स्वर संधि। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अत्यल्प का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अति धन अल्प। ये आपके सामने। और ऐसा एक उदाहरण और भी कई सारे उदाहरण हैं जिनको मैं आगे आने वाले प्रश्नों में या आगे आने वाले पेपरों में आपको बताऊं। प्रश्न नंबर 4, सो उद्देश्य, सो उद्देश्य शब्द, सो उद्देश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये शब्द है आपका साधन उद्देश्य। ये शब्द कौन सा है आपका, साधन उद्देश्य। ये हो जाएगा आपका साधन उद्देश्य। कैसे बनेगा, साधन उद्देश्य। ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी कौन सी संधि, गुण संधि। ये कौन सी संधि है, गुण संधि। यहां लिख देता हूं मैं, देख लीजिए, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो आपके सामने, आ या आ। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो क्या आ जाए, आ या आ जाए। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो आ या आ, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण अगर ई हो, अगर प्रथम द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या हो, ई हो, तो ये जो ई है ये तो बदल जाएगा आपका ए में। ई तो किसमें बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। और अगर आ के बाद उ या उ आता है तो ये दोनों के मेल से बन जाएगा ओ, दोनों के मेल से क्या बन जाएगा ओ। और अगर आ के बाद री आता है, क्या आता है, री, तो ये अर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, अर में। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ हो और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या हो, ई, तो वो दोनों मिलकर ए बन जाएंगे। आ के बाद अगर उ आएगा तो दोनों मिलकर ओ बन जाएंगे। आ के बाद री आएगा तो दोनों मिलकर अर बन जाएंगे। अब यहां देख लीजिए आप, साधन उद्देश्य, तो ये स शब्द जो है, ये स जो अक्षर है यहाँ पर, इसमें आप देख रहे हैं आ की मात्रा है और यहाँ पर आ रहा है क्या, उ। तो आ के बाद उ आएगा, आ के बाद उ आएगा तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे दोनों मिलकर ओ। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर क्या बचा है आपके सामने, तो ये आधा बचा है स, क्योंकि आ निकाल लिया। और यहाँ पर क्या बचा है आपके पास, उ निकालने के बाद द देश, ये बचा है।
अब आप देखिए इस शब्द को ले आइए, आप इस जो बनाया आपने इसको ले आइए, तो ये सामने लग जाएगी किसकी मात्रा, ओ की मात्रा, और ददश्य यहां पड़ा हुआ है, तो शब्द बन जाएगा यहां पर क्या, स्वदेशी। शब्द क्या बन जाएगा, स्वदेशी। तो कहां पर है ये, साधन उद्देश्य, इसका उत्तर हो जाएगा साधन उद्देश्य। कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि। जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ई आता है तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, आ के बाद ऊ आता है तो दोनों के मेल से ओ हो जाता है, और आ के बाद री आता है तो दोनों के मेल से अर हो जाता है। इस प्रकार आप ये आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि। एक दो उदाहरण देता हूं मैं आपको, जैसे आप देखिएगा, आप कहते हैं महाधन उपाध्याय, शब्द है महाधन उपाध्याय। तो अब आप देखिए महाशब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ, और यहां पर प्रथम वर्ण क्या आ रहा है, उ, आ के बाद उ आ गया तो दोनों के मेल से क्या बनेगा, उधर देख लीजिए ओ, आ के बाद उ आया तो क्या बन गया, ओ। अब यहां देख लीजिए शेषफल क्या बचा, तो यह बचा आपके पास आधा ह, और यहां बच गया आपके पास पाध्याय, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इस ओ को ले आएंगे यहां पर, क्योंकि जो इन दोनों के मेल से बना है वो वहां पड़ा हुआ है, तो अब ये यहां पर ओ आ जाएगा, तो ये जो ओ की मात्रा है ये किस पर लग जाएगी, इस ह पर, तो मह हो गया, और यहां पर क्या पड़ा हुआ है, पाध्याय, तो शब्द क्या बन जाएगा आपके पास, महोपाध्याय। तो इसी प्रकार का उदाहरण साधन उद्देश्य, तो साधन उद्देश्य मिलकर क्या बनेगा, स्वदेशी। कौन सी संधि है मित्रों, गुण स्वर संधि। इसका उत्तर हो जाएगा आपका साधन उद्देश्य, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, नाविक, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी अयादी संधि। ये कौन सी संधि है आपकी, अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा, अयादी स्वर संधि में क्या होता है, तो जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए आई ओ औ हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, ए आई ओ औ, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, कोई भी असमान स्वर आता है, तो संधि करने पर ये ए जो है ये बदल जाएगा आई में, आ यह पर हलत लगा हुआ है, आई जो है ये बदल जाएगा आई में, इसमें बदल जाएगा आय। उसके बाद ये जो ओ है आपका ये बदल जाएगा औ में, और औ जो है वो किस में बदल जाएगा, आउ में। तो अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए आई ओ औ आता है तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आता है, तो संधि करने पर क्रमशः आय आय आओ आओ हो जाता है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर शब्द क्या है आपके पास शब्द क्या लिखा है इस प्रश्न में, नाविक। कौन सा शब्द है, नाविक। तो नाविक शब्द की जो संधि होगी वो क्या होगी, तो अभी इसकी संधि हो जाएगी नौ धन इक, इसकी संधि क्या हो जाएगी, नौ धन इक। देखिएगा कैसे, ये शब्द है नौ और दशा, इसके बाद क्या लग रहा है, एक, तो अभी यहां पर आ रहा है औ, यहां पर क्या आ रहा है औ, और यहां पर क्या है ई, तो औ के बाद असमान स्वर आ गया ई, तो ऐसे हालत में ये औ किस में जा रहा है, देख लीजिए मित्रों, वहां पर औ जा रहा है किसमें, आव, चला गया आव। अब इसमें यहां पर ये ई जोड़ना है आपको, ये जोड़ दिया आपने ई, तो ये बन जाएगा आपका आवी, वहां पर लग जाएगी छोटी ई की मात्रा, तो आवी बन गया उधर। अब इधर आ जाइए, तो यहां पर आपके पास ओ निकालने के बाद क्या बचा है, न, और इधर ई निकालने के बाद क्या बचा है, क। अब आप इसको ले आइए, तो अब ये न में लग गई आ की मात्रा, वी साथ में आ रहा है, और क यहां पड़ा हुआ है। बोलिए शब्द क्या बन गया आपका, नाविक। कैसे बन गया, तो नौ धन इक से बन गया। ये आपकी कौन सी संधि, अयादी स्वर संधि। तो इस तरीके से यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा नौ धन इक। एक आध उदाहरण और देता हूं मैं आपको, देखिएगा, जैसे आप लिखते हैं ने धन अन, ने धन अन, तो ऐसे हालत में ये ए एडी वाला है, तो ए एडी वाला निकला, यहां पर आ गया आ, तो आई के बाद ए के बाद असमान स्वर आया, तो ये ए किस में जा रहा है, आई में गया। अब इसमें क्या जोड़ना है आपको, ये आ जोड़ना है, जोड़ना है आपको अ, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आ या, ये पूरा हो जाएगा, की मात्रा जुड़ जाएगी इसमें,
अब इधर आ जाइए, आपके पास क्या बचा है, आधा ना बचा है और इधर पूरा ना बचा है, ले आएंगे इसको। तो अब ये ये ना जो है इस आ से मिलकर पूरा हो जाएगा और साथ में क्या लेकर आ रहा है, य, और यहाँ क्या पड़ा हुआ है, ना। तो शब्द क्या बन गया है यहाँ पर, नहीं। कौन सी संधि है भाई, तो यह है अयाधी स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा, जब ए आई ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो संधि करने पर क्रमशः आए आए आओ आओ हो जाता है। तो इस प्रकार नाविक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नौ धन एक। एक उदाहरण मैंने यहाँ पर और बताया, कई सारे उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण, कई सारे उदाहरण परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते, पर वो होगा इसी तरीके से। यह कौन सी आपकी अयाधी स्वर संधि। आगे चलते हैं मित्रों, प्रश्न नंबर 6, यथोचित शब्द है, यथोचित, यथोचित का सही संधि विच्छेद है, देख लीजिए कौन सा है, यथाधन उचित। ये रहा सही संधि विच्छेद, कौन सा हो जाएगा, यथाधन उचित। कौन सी संधि है मित्रों, तो ये है गुण संधि। कौन सी संधि है, ये गुण संधि। आपने देखा था आया आके बाद, आया आके बाद ई ई, आया आके बाद क्या आएगा, ई ई, या उ उ, या आ जाए री। आया के बाद प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो अया आ तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या हो, ई उ या री हो। तो संधि करने पर इन दोनों के मेल से आ और ई मिलकर ए बन जाएंगे, आ और उ मिलकर बन जाएंगे आपके पास ओ, और आ और री मिलकर क्या बन जाएंगे, अर। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर यथाधन उचित, यथोचित शब्द कैसे बनाइए, तो यथाधन उचित शब्द है यहाँ पर, यथाधन उचित। तो अब यथा में आ की मात्रा आ रही है, प्रथम शब्द यथा है तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ, और आगे में द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है यहाँ पर, उ। तो आ के बाद उ आ गया, आ के बाद उ आएगा तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ओ बनेंगे। ये बन गए दोनों ओ, दोनों मिलकर क्या बन गए, ओ। अब यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आधा था बचेगा, आ की मात्रा निकाली तो आधा था बचा, और यहाँ पर उ निकाले तो यहाँ पर क्या बचा है, चित्त। तो ऐसी हालत में ये मात्रा आकर आगे थ में लुक जाएगी, तो थ में आधा है, थ में ओ की मात्रा लग गई और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, चित्त। तो शब्द क्या बन रहा है आपका, यथोचित। बताइए कौन सी संधि का उदाहरण है ये, गुण संधि का उदाहरण। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देखिएगा गुण संधि के अनुसार यथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यथाधन उचित। इसका उत्तर हो जाएगा यथाधन उचित। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग से जुड़े हुए प्रश्न आ गए। आगे इसमें उपसर्ग है आपका आ। कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर, आ। ध्यान दीजिएगा, आ यदि प्रथम शब्द के रूप में कोई भी स्वर आ जाए, आप उपसर्ग लें या संधि की बात करें, ये एक तरह से व्यंजन संधि का उदाहरण पर उपसर्ग के रूप में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर आ जाए और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण छ आता है, छ छतरी वाला, कौन सा आता है, छ छतरी वाला, तो संधि करने पर छ से पहले आधे छ का आगम होता है। संधि करने पर क्या होगा, छ से पहले आधा च आ जाएगा। अब आप लीजिए यहाँ पर शब्द है आच्छादन, तो ये शब्द कैसे बना है, आधन छादन। अब आप लीजिए आ यानी स्वर के बाद क्या आ रहा है, छ आ रहा है, तो ऐसे हालत में छ से पहले आपको क्या लिख देना है, आधा च लिख देना है। तो ये शब्द क्या बना है आपका, आच्छादन शब्द बनाइए आपका आच्छादन। ऐसे और भी कई सारे शब्द हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है वृक्ष धन छाया, शब्द है वृक्ष धन छाया, तो वृक्ष क्षत्रिय वाले में आ की मात्रा है यानी स्वर है, तो ऐसे हालत में स्वर के बाद क्या आ गया, यहाँ पर छ आ गया। तो ऐसी हालत में इस छ से पहले क्या आएगा, च आएगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वृक्ष छाया। इसके बाद जैसे आप बोलते हैं अनु धन छेद, अनु यानी उ की मात्रा आ गई, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ है और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ गया, छ। तो ऐसे हालत में छ से पहले आपको क्या लिखना है, आधा च लिखना है, अनुच्छेद। शब्द क्या बन जाएगा, अनुच्छेद। इसके बाद आदि आप और भी बहुत सारे शब्द, विधन छेद, विधन छेद, तो अभी यहाँ पर वी यानी एक ही मात्रा के बाद क्या आ गया, छ। तो ऐसे हालत में छ से पहले भी आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आधा च, विच्छेद। ऐसा एक शब्द है आ धन छादित,
आधन छादित, आ के बाद फिर आ गया छ, तो ऐसे हालत में आ के बाद यानी छ के पहले क्या आ जाना चाहिए, आधा च, तो यहां पर शब्द बन जाएगा आपका अच्छा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आ। कौन सा उपसर्ग है यहां पर, आ उपसर्ग। प्रश्न नंबर 9, अन्वीक्षण, फिर शब्द आ गया संधि विच्छेद का। अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो देख लीजिए इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये रहा, अनुधन इक्षण। क्या है इसका मतलब, अनुधन इक्षण। ध्यान दीजिएगा ये कौन सी संधि है, तो मित्रों ये भी है यण संधि। यण संधि में आपने देखा है कि ई उ या री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है। कौन सा स्वर आता है, कोई भी असमान स्वर आता है, तो संधि करने पर ई तो या में बदल जाता है, उ व में बदल जाता है, और री र में बदल जाता है, यह व र हो जाता है। तो ऐसे हालत में यहां देख लीजिए अनुधन इक्षण कैसे बनेगा, ये अनु शब्द है, अनुधन इक्षण शब्द है, अनुधन शिक्षण। अनुविक्षण शब्द का संधि विच्छेद कर रहे, तो अनु यहां पर आ रहा है, देखिएगा उ, अनु में कौन सी मात्रा है, ना में उ की मात्रा है, यानी अंतिम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ गया, उ, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण यहां पर क्या आ रहा है, ई। तो आप देख रहे उ के बाद असमान स्वर आया, तो ऐसी हालत में ये जो उ है ये किस में जाएगा, ये जाएगा व में, आधा व है, चला गया। अब इसमें आपको क्या जोड़ना है, तो ये ई की मात्रा जोड़नी है, तो आप देख रहे हैं इसी हालत में ये वी बन गया। ये क्या बन गया, वी। अब इधर देख लीजिए शेषफल क्या बचा आपके पास, तो यहां बचा आपके पास न, आधा, यहां पर बचेगा आपके पास न, क्योंकि आपने ऊ निकाले तो आधा न बचा, यहाँ पे ई निकाले तो क्षण बचा, इस टाइप से। अब आप इस वी को ले आएंगे, आ जाओ भाई इधर आ जाओ, तो आप देखिएगा यहाँ पर आधा न है और यहाँ पर भी आ रहा है आपका इस तरह से, तो इस प्रकार ये शब्द क्या बन गया आपका, अन्वीक्षण। क्या बन गया शब्द, अन्वीक्षण। अब ऐसा एक शब्द और बताता हूं आपको, अनुधन ऐषण शब्द है, अनुधन ऐषण। देखिएगा यहां भी आया उ और यहां पर आया ए, तो आप उ के बाद फिर असमान स्वर आ गया, तो उ किस में चला जाएगा, आधे व में। इसमें क्या जोड़ना है आपको, ए, तो ये बन गया वे। ठीक है, अब इधर आ जाइए, तो यहां पर बचा आपके पास न, आधा न, क्योंकि उ निकाले तो आधा न बचा। इधर क्या बचा आपके पास, तो यहां बचा आपके पास ये क्षण। अब आप इसको ले आएंगे, तो देखिएगा इसी हालत में यहां पर न तो आधा है, उसके बाद उधर से क्या आ रहा है, वे, यहाँ क्या पड़ा हुआ है, क्षण, तो शब्द बन जाएगा अन्वेषण। शब्द क्या बन गया, अन्वेषण। ऐसा एक शब्द है, तो अन्वीक्षण शब्द की संधि क्या, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनुधन इक्षण। कौन सी संधि है मित्रों, तो ये संधि आपकी कौन सी, यण। कौन सी संधि, ये यण स्वर संधि। ये रहा एक उत्तर आपका, और ये सही मैंने दूसरा उदाहरण भी दिया। अगला प्रश्न आ रहा है सामने आपके, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9, आगे पीछे क्रम हो गया प्रश्नों का, 8 के बाद 7 आ गया, ठीक है, और 8 हो गया ऊपर, 7 हो गया, और आ गए हम लोग 9 नंबर। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक, इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है। प्रश्न है उपसर्ग से जुड़ा हुआ, तो इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है, परिधन, आधन, वरण। ये रहा उत्तर, तुम आधन सुरक्षित, अध कचरा, अत्या अतिधन, आचार। देखिएगा शब्द इसका उत्तर है इसका पर्यावरण। देखिएगा कैसे बना है इस शब्द, तो इसमें जुड़ा है एक तो परि, एक जुड़ा है इसमें आ, और एक जुड़ा है इसमें वरण। शब्द कहना है कैसे, परिधन, आधन, वरण। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या विशिष्टता लाते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो ऐसे हालत में आप देखिएगा ये आ और वरण मिलकर क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा आवरण। पहले आ जोड़ दिया आपने तो शब्द बन गया आवरण। अब इसमें परि उपसर्ग जोड़ रहे हैं आप, तो अब ये परि, अब परि उपसर्ग जोड़ रहे हैं, तो आप ध्यान, उपसर्गों में संधि के नियम लगते हैं। उपसर्ग में क्या लगते हैं, संधि के नियम भी लगते हैं। तो अब ये परि शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ई, और यहाँ पर द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है, आ। तो याद कीजिए यण संधि,
याद कीजिए यण संधि ई ई उ या री के बाद असमान स्वर आता है तो क्रमशः य व र हो जाता है। तो ऐसे हालत में ये ई किस में जाएगा, तो ये जाएगा आधे य में। इसमें आपको क्या जोड़ना है, आ जोड़ना है, तो दोनों मिलकर क्या बन गया, या। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या बचा है आपके पास, आधार र। यहां पे आपके पास क्या बचा है, ई निकाले तो आधार र बचा है, और यहां पर आपने आ निकाले तो क्या बचा है, वर्ण। अब ले आइए इसको, तो आप देख रहे हैं यहां पर पर्यावरण शब्द क्या बना है, पर्यावरण। और आप जानते हैं कि र आधी मात्रा, र जो आधा वर्ण है इसको हम क्या करते हैं, इस आगे आने वाले पूर्ण वर्ण पर लिख देते हैं। तो ऐसे हालत में ये आधा जो र है ये कहां चला जाएगा, य के ऊपर, और शब्द बन जाएगा यहां पर क्या, पर्यावरण। तो इस पर्यावरण शब्द में दो उपसर्ग है, एक तो परि है और एक आ है। इस प्रकार ये शब्द बना है कौन सा आपका, पर्यावरण। ये शब्द बना है कैसे, पर्यावरण। एक से अधिक उपसर्ग से बना है तो ये बना है आपका पर्यावरण शब्द। परिधन आधन वर्ण, वर्ण है मूल शब्द, इसमें आ भी उपसर्ग है और परि उपसर्ग है, तो इस टाइप से बनेगा ये शब्द, इस तरीके से ये शब्द बनेगा आपका। इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण। इसमें आ है, इसमें अध है, इसमें आ है, इसमें अति है, जबकि आप देख रहे हैं पर्यावरण में कितने, एक और दो उपसर्ग है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पर्यावरण शब्द। और कैसे बना है, तो आपने देखा अभी इस तरीके से बना है, यण संधि से बना है। प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है। अरबी फारसी उपसर्ग, ध्यान दीजिएगा, हिंदी के 22 उपसर्ग, संस्कृत के 22 उपसर्ग और लगभग 22-23 ही आपके अरबी फारसी उपसर्ग भी आपकी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो अब ये उप हिंदी उपसर्ग है, कु भी हिंदी उपसर्ग है और पर भी हिंदी उपसर्ग है, जबकि यहां पर है कौन सा, ना है आपका कौन सा, अरबी फारसी उपसर्ग। अब ये उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या विशिष्टता लाते हैं, नए अर्थ का, नए शब्द का बोध कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। तो अब ये ना उपसर्ग, जब आप ना उपसर्ग लगा देंगे लायक में तो क्या बन जाएगा, नालायक। फिर आप ना उपसर्ग लगाकर लिखेंगे ना पसंद, आप लिखेंगे ना उपसर्ग लगाकर नालायक, ना पसंद, ना खुश, शब्द बन जाएगा ना खुश। तो आप देख रहे हैं ना उपसर्ग है, तो ये कौन सा उपसर्ग है, ना, ये है आपका कौन सा, अरबी फारसी उपसर्ग। ऐसे कई सारे उपसर्ग आपकी हिंदी में अभी अरबी फारसी उपसर्ग चलते हैं। एक होता है ला, एक कौन सा है, ला, ना का मतलब भी रहित, ला का मतलब भी रहित। तो अभी आप लिखेंगे लाजवाब, जवाब के आगे लग गया ला उपसर्ग तो शब्द बन गया लाजवाब। आपने लगा दिया लापता, जिसका पता नहीं, ना का मतलब भी रही तो ला का मतलब भी रही, तो लाजवाब जिसका कोई जवाब नहीं, लापता जिसका कोई पता नहीं। आप बोले लापरवाह, तो जो परवाह नहीं करता वो लापरवाह, तो ये ला उपसर्ग हो गया। ऐसे बोलते हैं बे का मतलब भी रहित, ये भी अरबी फारसी, ना ला बे ये सब अरबी फारसी उपसर्ग है। तो ऐसे हालत में से आप बोले बेखबर, बे का मतलब भी रहित, बेखबर जिसको खबर नहीं, बेखबर, शब्द क्या हो जाएगा, बेखबर, बेखबर। इसके बाद आप बोले बेवजह, बिना कारण, कोई वजह नहीं फिर भी, तो रहित और रहित, बेवजह। चलिएगा ये शब्द आपको याद आएगा, बेवफा, बेवफा, जो वफा रहित है वो बेवफा है। तो ऐसे हालत में अरबी फारसी उपसर्ग कौन सा है यहाँ पर, ना। उप, कु और पर ये तो है हिंदी के उपसर्ग, तो ना उपसर्ग, इस तरीके से आप देखिए शब्द बनाते हैं आप लोग। तो अरबी फारसी उपसर्ग कौन सा हो जाएगा आपका, ये ना। इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। प्रश्न नंबर 11, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय क्या होते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते या नए शब्द का बोध कराते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब ये जो प्रत्यय होते हैं ये मूल रूप से होते हैं दो प्रकार। प्रत्यय जो होते हैं मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार की। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो अभी एक तो होता है आपका तद्धित प्रत्यय, एक तो होते हैं कृदंत, प्रत्यय, और एक होते हैं हमारे कौन से, तद्धित प्रत्यय।
तो कृदंत प्रत्यय होते हैं और एक कौन से होते हैं आपके तद्धित प्रत्यय। मूल रूप से दो प्रकार, तो कृदंत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। तो अब एक कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल शब्द, वे प्रत्यय जो किसके, क्रिया के मूल शब्द, क्रिया के मूल शब्द के पीछे जुड़े होते हैं। और क्रिया का जो मूल शब्द होता है उसको हम कहते हैं धातु। क्रिया के मूल शब्द को हम क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। तो ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के मूल शब्द अर्थात धातु के पीछे जुड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं कृदंत प्रत्यय। और ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के पीछे जुड़े होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के पीछे जुड़े होते हैं, ऐसे प्रत्यय को हम बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। तो वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे जुड़े होते हैं तो उन्हें हम बोलेंगे तद्धित प्रत्यय। और वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल शब्द अर्थात धातु के पीछे जुड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं कृदंत प्रत्यय। आप कैसे पहचानेंगे मित्रों इनको कि कौन सा तद्धित है कौन सा कृदंत है? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक शब्द लिखा है पढ़ाई, एक शब्द लिखा है मैंने यहां पर पढ़ाई। तो ऐसे हालत में पढ़ाई, अब इसका मूल शब्द निकालिए। तो मूल शब्द क्या है यहां पर? पढ़। इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा? पढ़। तो अब ये प्रत्यय को आपको कैसे पहचानना है? प्रत्यय का मूल शब्द निकालिए, जो भी आपको बना बनाया शब्द दिया है पढ़ाई। तो पढ़ाई शब्द में आय प्रत्यय लगा हुआ है, मूल शब्द क्या है इसमें? पढ़। तो इसमें आप ना जोड़ेंगे, आप इसमें क्या जोड़ेंगे? ना जोड़ेंगे। तो अब ये पढ़ना एक क्रिया बन रही है, पढ़ना क्या है? एक कार्य है। तो ऐसे हालत में एक कृदंत प्रत्यय। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे आप? कि मूल जो भी आपको प्रत्यय निर्मित शब्द दिया है उसमें से प्रत्यय हटाकर आप मूल शब्द निकालेंगे और मूल शब्द में आप क्या जोड़ेंगे? ना जोड़ेंगे। अगर क्रिया का साधारण रूप बन जाता है तो वो 100% कृदंत है, नहीं तो फिर कौन सा है? तद्धित है, क्योंकि वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं। जबकि ये किससे बनते हैं? क्रिया के मूल शब्द, जिसे आप क्या बोलते हैं? धातु। अभी आप कोई भी शब्द लिख दीजिए, जैसे आपने लिखा है भुलक्कड़, भुलक्कड़। तो अब इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा है, जबकि मूल शब्द क्या है? भूल। तो अब इसमें ना जोड़िए, भूलना, बोलो भूलना पड़ेगा, कार्य है, क्या है ये? कार्य। अभी आपने लिखा जैसे लुटेरा, लुटेरा, एरा प्रत्यय, मूल शब्द क्या है? लूट। अब लूट में जोड़ो आप ना, लूटना, कार्य है, कोई कार्य करना पड़ेगा, तो लूटना। तो अब एक क्रिया शब्द बन रहा है। तो वे प्रत्यय जो कृदंत है, कृदंत कैसे पहचानेंगे? क्रिया के मूल शब्दों के पीछे, क्रिया के मूल शब्द को कहते हैं धातु के पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय क्या होते हैं? कृदंत प्रत्यय होते हैं। कैसे पहचानेंगे? तो मूल शब्द निकालकर उसमें क्या जोड़ेंगे? ना। और अगर क्रिया का साधारण रूप बन जाता है तो 100% वो कौन सा प्रत्यय होगा? कृदंत प्रत्यय, नहीं तो कौन सा हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, संज्ञा भारत, भारत संज्ञा है, आपने इसमें ईय प्रत्यय जोड़ दिया, तो मूल शब्द निकालो भारत। मूल शब्द क्या है? भारत। अब भारत शब्द आप ऐसे पढ़ क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह। तो संज्ञा आप जानते हो भारत किसी देश का नाम है, तो नाम है तो संज्ञा है। पर नहीं आ रहा तो ठीक है, भारत में आप ना जोड़कर देखिए, भारत ना, कोई क्रिया बनी क्या? नहीं बनी, अर्थात कृदंत तो नहीं है, तो फिर कौन सा हो जाएगा? तद्धित हो जाएगा। ऐसे आप कुछ भी लिखे, कोई सा भी शब्द ले, जैसे आपने लिखा है यहां पर आपने लिख दिया दयालु, शब्द है दयालु। तो ऐसे हालत में मूल शब्द क्या है? दया। मूल शब्द क्या है? दया, दया, मूल शब्द है दया, और उसको दया। तो दया ना, बताइए दया ना कोई क्रिया है क्या? दया ना कोई क्रिया है कि नहीं है? तो दया, दया भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा से बना है। तो ऐसे हालत में क्रिया का रूप नहीं बन रहा, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये तद्धित हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि जब आप मूल शब्द निकालते हैं और मूल शब्द निकालकर उसमें ना जोड़कर देख लीजिए, अगर क्रिया का साधारण रूप बन जाता है तो वो कृदंत प्रत्यय है, नहीं तो फिर कौन सा है? तद्धित। क्योंकि मूल रूप से कितने प्रकार के हैं? दो ही प्रकार के हैं, एक तो कृदंत और एक तद्धित। तो वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल शब्द अर्थात धातु के पीछे जुड़े होते हैं उन्हें हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे जुड़े होते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आराम से पहचानिएगा, आराम से उत्तर निकलता है इसका। तो ये हो जाएंगे प्रत्यय आपके कितने प्रकार के? बिल्कुल दो प्रकार के, कृदंत और तद्धित। प्रश्न नंबर 12, प्रादेशिक शब्द, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ध्यान दीजिएगा, ये है आपका एक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा, ये उनतावाचक, अपत्यवाचक, संतानवाचक प्रत्यय कहलाते हैं।
तो जब ये प्रत्यय जुड़ते हैं तो मूल शब्द के प्रथम स्वर में, मूल शब्द का प्रथम स्वर देखिएगा कैसे बना है ये शब्द, प्रदेश धन एक। ध्यान दीजिएगा, मूल शब्द क्या है यहाँ पर, प्रदेश। प्रदेश एक प्रत्यय जुड़ रहा है, अपत्यवाचक प्रत्यय, तो जब ये आपका मूल शब्द क्या है, प्रदेश, इसका पहला वर्ण क्या आ रहा है, प्र, तो प्र में किसकी मात्रा है, अ, तो आ या आ हो तो आ में बदल जाती है। तो अभी इस शब्द तो हो गया प्रादेश, प्रादेश हो गया, आ या एक प्रत्यय जुड़ रहा है इसलिए आ या, अगर आ है तो वो किस में बदल जाएगा, आ या आ हो तो आ में बदल जाता है, तो ये आ है तो ये आ हो गया, फिर अंतिम स्वर का लोप हो जाता है और एक जुड़ जाएगा, तो आगे ऐसी हालत में शब्द क्या बनेगा, प्रादेशिक। शब्द क्या बनेगा, ये प्रादेशिक। और देख लीजिए, जैसे आप कहते हैं समाज धन एक, तो आप लीजिए आ या आ होगा, यानी सक में आ की मात्रा है, तो आ या आ होगा तो वो आ में बदल जाएगा, बीच वाला ऐसे कैसे रह जाएगा, अंतिम स्वर का लोप किया और एक जोड़ दिया, तो बताइए क्या शब्द बना है यहाँ पर, सामाजिक। क्या शब्द बना है, सामाजिक। और देख लीजिए, जैसे आपने लिखा नीति धन एक, तो अब आप देखिएगा आ या आ तो आ या आ हो तो वो आ में बदल जाता है, ई या ई हो, ई या ई या ऐ या आई हो तो वो आई में बदल जाता है। तो अब ये पहला स्वर क्या आ रहा है यहाँ पर, ई, तो ई किस में चला जाएगा, आई में, अंतिम स्वर का लोप किया और जोड़ दिया एक, शब्द क्या बना है आपका, नैतिक। शब्द क्या बन गया यहाँ पर, नैतिक। तो ऐसे हालत में प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है मित्रों, एक प्रत्यय, प्रदेश जन एक। इस प्रकार ये बनाया आपका शब्द, प्रादेशिक शब्द। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आपको पहचानना है इनमें से कौन सा तद्धित प्रत्यय। तो आपको मैंने बताया अभी पिछले प्रश्न में, अब यहां मूल शब्द निकाल लीजिए, वर्ष, यहां पर भीड़, यहां पर लड़, यहां पर मिल। तो ऐसे हालत में आ देखिए तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं हम, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से जुड़े होते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, अभी यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, वर्ष ना कोई क्रिया नहीं है, भिड़ना, वर्ष ना कोई क्रिया नहीं है, अर्थात ये कृदंत नहीं है, तो ये तद्धित है। उसके बाद भीड़ना क्रिया है, लड़ना क्रिया है, मिलना क्रिया है, तो ये तीनों तो क्या है, कृदंत है। ये तीनों तो कौन से प्रत्यय है, कृदंत है। तो पूछ क्या रहा है, ये तद्धित प्रत्यय। तो वर्ष, पता है, वर्ष धन एक, ये कौन सा प्रत्यय है आपका, तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, तद्धित का उत्तर हो जाएगा आपका वर्ष धन एक, वार्षिक बनेगा। अब ये भिड़ना क्रिया है, लड़ना क्रिया है, मिलना भी क्रिया है, लेकिन अब वार्षिक, वर्ष ना कोई क्रिया नहीं बनेगी, तो ऐसे हालत में इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, वार्षिक। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा। अब आगे प्रश्न संज्ञाओं से जुड़े हुए। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा। संज्ञा क्या होती है मित्रों, संज्ञा, ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में जो कुछ भी है, कोई वस्तु है, व्यक्ति है, प्राणी है, भाव, जो कुछ भी है, उसका कुछ न कुछ नाम होता है, तो उसी नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ध्यान दीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। किसका बोध कराती है, संपूर्ण जाति का बोध कराती है। अर्थात एक शब्द, कोई सा भी शब्द दिया आपको, तो वो एक नहीं है, वो उसकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो ऐसी संज्ञा को हम क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शब्द लिखा है शिक्षक, तो ये जो शिक्षक है, बताइए इस दुनिया में शिक्षक कितने, शिक्षक कितने हैं, कई सारे शिक्षक हैं। और अब शिक्षक जाति का नाम, शिक्षक एक जाति का पद है, तो पद शिक्षक बहुत सारे होते हैं, तो एक तरह से शिक्षकों की जाति का बोध करा रहा है, तो इस हिसाब से कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। ध्यान देना, पदों के नाम, वस्तुओं के नाम, पशु पक्षियों के नाम और आगे किस वस्तुओं के नाम जो होते वो हमेशा क्या होते, जातिवाचक संज्ञा। कौन कौन से नाम बता रहा हूं मैं, एक तो हो गए पदों के नाम। अब पदों के नाम, तो पदों के नाम में बहुत सारे आते हैं पद। अब ये शिक्षक लिखा है वहां पर, आप कहें चिकित्सक,
डॉक्टर यानी चिकित्सक कहें आप, चपरासी कहें, क्या कहें, चपरासी कहें, या कहें आप कलेक्टर। बताइए सारे पदों के नाम है, तो ये कितने हैं, अनेक है। तो जो अनेक है यानी जाति का बोध करा रहे, पदों के नाम से हम किसका बोध होता है, उसकी जाति का बोध होता है। चिकित्सक चिकित्सक जाति का बोध, चपरासी जाति का बोध, कलेक्टर जाति का बोध, शिक्षक जाति का बोध। तो अभी ये अनेक है, तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। फिर आप कहे किसी वस्तु का नाम, किसी भी वस्तु का नाम ले लें आप, कोई भी वस्तु हो, आप कहे कुछ भी, जैसे आपने कहा पुस्तक, तो बताओ पुस्तक शब्द है, और ये पुस्तक संपूर्ण पुस्तक जाति का बोध करा रहा है। पुस्तक कहते सारी पुस्तकें आ गई। आप कहे पंखा, आप क्या कहे, पंखा, तो सारे पंखे आ गए। आप कहे टीवी, मोबाइल, कुर्सी, टेबल, वस्तुओं के नाम है, तो ये सब किस में आ जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। एक होते हैं पशु पक्षियों के नाम, एक किसके नाम है, पशु पक्षियों के नाम। तो पशु पक्षियों के नाम बोलिए, पशु पक्षी कौन से, तो अब ये तोता बोले, क्या है, कितने हैं तोता, तोता, मैना, गाय, गधा, घोड़ा। बताइए ये सब किसके नाम है, पशु पक्षियों के नाम है, तो ये सब किस में जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। और एक होते हैं आपके पदों के नाम, वस्तुओं के नाम, पशु पक्षियों के नाम, और पदों के नाम, वस्तुओं के नाम, पशु पक्षियों के नाम आदि जो होते हैं सब किस में चले जाते हैं, आपके जातिवाचक संज्ञा। किस में चले जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि शब्द है शिक्षक, अब शिक्षक कहते हैं, एक शिक्षक का नाम याद नहीं आ रहा, हमें सारे शिक्षक याद आते हैं, यानी शिक्षक जाति का बोध हो रहा है। तो कौन सी संज्ञा है आपकी, जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, अब ये मनुष्य कितने हैं, मनुष्य इस दुनिया में, मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, तो ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। इस प्रश्न का उत्तर तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। फिर लिखा है यहाँ पर परिवार, बताओ परिवार क्या एक से बनता है, नहीं, तो अनेक से बनता है, तो समूह है, क्या है ये, समूह, समूहवाचक संज्ञा। मोहन, आपके मोहन कहते हैं, आपको मोहन की याद आ रही, केवल मोहन ही याद आ रहा है, तो ये पर्टिकुलर है, यानी कि पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मोहन में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कृष्ण, बताइए भगवान कृष्ण कितने, एक ही है, तो ये भी क्या है, विशेष व्यक्ति है, तो ये भी कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन आप देख रहे हैं मनुष्य, मनुष्य कितने इस संसार में, मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी आपकी, जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 16, हिमालय, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। बताइए हिमालय कहते हैं, आपको हिमालय पर्वत ही याद आ रहा है, अगर पर्वत शब्द होता तो जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पर्वतों की जाति का बोध करा रहा है, लेकिन हिमालय विशेष पर्वत है, विशेष स्थान है, तो ऐसी हालत में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोलिए हिमालय बोलते हैं आप, हिमालय याद आएगा, तो हिमालय एक पर्वत है, लेकिन हिमालय पर्वत एक विशेष पर्वत है, तो विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष व्यक्ति का बोध कराने वाली संज्ञा को कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बताइए हिमालय शब्द एक विशेष पर्वत हो गया, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी आपकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 17, सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जुलाई, आप देखते 12 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अब ये जुलाई विशेष महीना हुआ नहीं हुआ, विशेष, तो अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर कहे मैना, तो बताइए मैना किसी पशु पक्षी का नाम है मैना, और मैना बहुत सारी है, तो ऐसे हालत में अब ये जो मैना है ये किसमें चली जाएगी आपकी, जातिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। कुंज, कुंज, ये शब्द है कुंज, तो अब ये कुंज क्या है, कुंज एक समूह का बोध करा रहा है, कुंज एक गुलदस्ता, उद्यान कहेंगे जिसको, जिसमें बहुत सारे फूल पौधे होते हैं, तो ऐसे हालत में कुंज का मतलब क्या हो जाएगा, ये समूह का बोध करा रहा है, किसका बोध करा रहा है, समूह, तो समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा। फिर पानी, तो पानी आप देखिएगा, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्यों है, क्योंकि अब ये नापतोल योग्य, द्रव्यवाचक को, पदार्थवाचक को या परिमाणवाचक को, तो ऐसे हालत में वह संज्ञा जो नापतोल संबंधी वस्तुओं के नाम का बोध कराती है। और आप जानते हैं द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है,
ठोस, तरल और द्रव। तो बताओ पानी तरल है तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, और कुंज में क्या है, समूहवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार ये सुमेलित हो जाएगा। देखिएगा किस प्रकार से, ए जुलाई यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ए क्या हो जाएगा इसका। बी यानी मेना, मेना पशु पक्षी का पक्षी का नाम है विशेष, तो ये पक्षी का नाम है इसलिए जातिवाचक संज्ञा है, 2। फिर सी कुंज यानी समूह का बोध करा है, समूहवाचक संज्ञा, 4। डी का है पानी, द्रव्यवाचक संज्ञा, तो डी का हो जाएगा 3। तो सुमेलित हो जाएगा ये 1 2 4 3। देख लीजिए कहां आ रहा है, 1 2 4 3, 1 2 4 3, ये रहा उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, इस प्रकार से ये सुमेलित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सा वाक्य आकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। क्रिया से जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया। ध्यान दीजिएगा, क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक। तो ध्यान दीजिएगा, अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, वह क्रिया, वह वाक्य जिसमें कर्म नहीं होता है, वह वाक्य जिसमें अकर्मक, अका मतलब नहीं, कर्म जिसमें कर्म नहीं होता है तथा कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है, तो वो अकर्मक क्रिया होती है। अब आप देख लीजिए किस प्रकार से, मोहन सोता है, तो बताओ मोहन क्या कार्य कर रहा है, सोने का कार्य कर रहा है, और इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, केवल मोहन पर पड़ेगा। तो ये कौन सी क्रिया है, आकर्मक क्रिया। फिर आप बोलते हैं राम खेलता है, बताइए राम खेलता है तो राम खेल रहा है, तो बताओ उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, राम पर ही पड़ेगा। फिर कहे राम क्रिकेट खेलता है, तो अब आप देख लीजिए यहां पर राम क्रिकेट खेलता है, तो ऐसे हालत में क्रिकेट खेलता है तो अब वो अच्छा खेलेगा या बुरा खेलेगा, तो प्रभाव किस पर पड़ेगा, क्रिकेट पर। क्या खेलता है, ध्यान देना, सकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसमें कर्म होता है, सा यानी सहित, कर्म सहित वाक्य, तो ऐसी क्रिया जिसमें कर्म होता है तथा कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता के साथ साथ अन्य पर भी पड़ता है। तो अब ये राम पर भी प्रभाव पड़ रहा है और क्रिकेट पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे हालत में सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए आप दो प्रश्नों का उत्तर पूछे, क्या या किसको। क्रिया पद से पहले, क्रिया शब्द से पहले आपको क्या लगाना है, क्या या किसको लगाना है। तो उसका अगर इन दोनों में से एक का भी उत्तर मिल जाता तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। तो आप पूछिए राम क्या खेलता है, तो बताओ उत्तर मिला क्रिकेट खेलता है, कर्म मिल गया आपको। तो ऐसे हालत में इसका ये सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है ये, सकर्मक क्रिया। तो आकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं। सीता गाती है, बताओ गा रही है वो, तो वो अकेली गा रही है, तो उसका प्रभाव भी किस पर पड़ रहा है, अकेले पर ही पड़ रहा है। लेकिन राम क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है, तो ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया, यानी अकर्मक क्रिया का उदाहरण ये नहीं होगा। राम क्रिकेट खेलता है। प्रश्न नंबर 19, जब कर्ता एक काम, कर्ता यानी कार्य करने वाला, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए, जो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं। अगर कर्ता कोई कार्य करने के बाद तुरंत कोई दूसरा कार्य कर लेता, मतलब कहें कि कर्ता एक काम समाप्त करके उसी क्षण यानी तुरंत उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए, यानी दूसरी क्रिया में लग जाए, तो उस पहली क्रिया को, दूसरी को नहीं, पहली क्रिया को क्या कहते हैं। तो पहली क्रिया को कहते हैं मित्रों पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। ध्यान दीजिएगा, जैसे कहें राम खाना खाकर, राम खाना खाकर पढ़ता है, तो अब देखिएगा यहां पर अरे राम खाना खाकर एक क्रिया कर ली इसने और वो दूसरी क्रिया में लग गया, किसमें लग गया, पढ़ता है। तो ऐसे हालत में ये जो पहली क्रिया है ये क्या हो जाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब मुख्य क्रिया यानी अंतिम क्रिया, मुख्य क्रिया को अंतिम क्रिया भी कहते हैं, मुख्य क्रिया या अंतिम क्रिया से पहले कोई क्रिया संपादित हो जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर मुख्य क्रिया यानी अंतिम क्रिया कौन सी, वाक्य का अंत होने वाली क्रिया को अंतिम क्रिया कहेंगे, पढ़ता है, उससे पहले उसने क्या किया, खाना खाया, तो ये खाकर क्या है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। आपके ही राधा पढ़कर सो गई, राधा पढ़कर सो गई, तो अभी अंतिम क्रिया क्या है, सो गई, तो उसके पहले उसने क्या काम किया, पढ़कर,
तो ये पढ़कर भी कौन सी क्रिया है आपकी, पूर्वकालिक क्रिया। ध्यान दीजिएगा, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए, एक काम समाप्त कर दूसरी क्रिया में क्या हो जाए, प्रवृत्त हो जाए यानी लग जाए। तो यहां भी देख लीजिए, पढ़कर और फिर क्या आ रहा है, सो गई। तो ऐसे हालत में उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, पहली वाली क्रिया को। तो पहली वाली क्रिया को हम क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पूर्व के समय में, पूर्व का मतलब समय, पूर्व का मतलब पहले, काल का मतलब समय, तो मुख्य क्रिया से पहले वाले समय में कोई क्रिया कर रहे तो ये पहली क्रिया क्या हो जाएगी आपकी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। प्रश्न नंबर 20, आप गाएं तो मैं नाचूं, आप गाएं तो मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल, काल का बोध करा रही है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप गाएं तो मैं नाचूं, पहली बात तो काल कौन सा है, तो भाई ये है भविष्य काल। वो क्या कह रहे हैं, आप गाएं तो मैं नाचूं, आप गाओगे तो मैं क्या करूंगी, नाचूंगी। तो ऐसे हालत में भविष्य काल की बात हो रही है। अब भविष्य काल की बात हो रही है तो ऐसे हालत में भविष्य काल, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही है, आप गाएं तो मैं नाचूं, यानी ये जो क्रिया हो रही है नाचने वाली, ये किस पर डिपेंड है, गाने पर। यानी कि आप गाएं तो मैं नाचूं, हेतु पर, किस पर डिपेंड है, हेतु पर, कारण पर। आप नाचोगे कब, जब वो गाएगा। तो ये हेतु हेतु मद, ये कौन सा है, हेतु हेतु मद भविष्य काल। कौन सा है ये, हेतु हेतु मद भविष्य काल। ध्यान दीजिएगा, जब भविष्य काल का मतलब समझते हैं ना, आने वाला समय। जब वाक्य में कोई क्रिया आने वाले समय में किसी एक क्रिया के होने पर क्या हो, निर्भर हो, डिपेंड हो। भविष्य काल में यानी आने वाले समय में एक क्रिया का होना, नाचना का होना दूसरी क्रिया पर यानी किस पर, गाने पर निर्भर हो, तो उसे हम बोलेंगे हेतु हेतु मद भविष्य काल। तो ऐसे हालत में आपके ना, आप गाएं तो मैं नाचूं, आप गाओगे तो मैं नाचूंगी, यानी आप गाओगे तभी मैं नाचूंगी, कारण है, नाचने का कारण क्या है कि आप गाओगे तब ना, हेतु है। तो हेतु हेतु मद भविष्य काल, जब भविष्य काल में यानी आने वाले समय में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है तो उसे हम हेतु हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देता, आप पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, आप पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे। बताइए, सफल हो जाओगे कब, जब आप पढ़ोगे। एक क्रिया का होना, सफल होना किस पर डिपेंड है, पढ़ोगे तो, आप पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे। ऐसे हो कह रहे, आप गाए तो मैं नाचूं, भविष्य काल की बात हो रही, कारण पर निर्भर है, हेतु हेतु मद भविष्य काल। जैसे आप या मैं कहूं राम तेज दौड़ेगा, भविष्य काल की, राम तेज दौड़ेगा तो प्रथम आएगा, राम तेज दौड़ेगा तो प्रथम कब आएगा, जब वो तेज दौड़ेगा, कारण हेतु आ गया। तो कौन सी क्रिया हो गई, ये कौन सा काल हो गया, हेतु हेतु मद भविष्य। प्रश्न नंबर 21, लता गीत गा रही थी, लता गीत गा रही थी। ध्यान दीजिएगा, यह है भूतकाल, यह है कौन सा काल, भूतकाल। तो भूतकाल, भूत का मतलब होता है बीता हुआ, भूत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बीता हुआ, जो बीत गया वो भूत है। भूत का क्या अर्थ होता है, बीता हुआ। तो ऐसे हालत में ध्यान दीजिए, काल का मतलब समय, बीता हुआ समय, तो वह क्रिया का वह रूप जिससे उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। अब आप देखिए, भूतकाल के बहुत सारे भेद है। तो ऐसे हालत में लता गीत गा रही थी, बताइए ये गीत गा रही थी, ये पूरा नहीं हुआ। जब आपने देखा था तब लता क्या कर रही थी कि वो गीत गा रही थी, और मैं तो आ गया। तो ऐसे हालत में वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन हो कब रहा था, वो भूतकाल में गा रही थी। तो ऐसे हालत में ये कौन सी हो जाएगी, भूतकाल तो है लेकिन कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे ये ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी पूर्णता का पता ना चले, उसकी पूर्णता का बोध ना हो, तो ऐसी क्रिया कौन सी हो जाएगी आपकी, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका अपूर्ण भूतकाल। प्रश्न नंबर 22, हरिद्रा तद्भव, यह आ गया तत्सम तद्भव से जुड़ा हुआ शब्द। हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, हरिद्रा शब्द, ये हरिद्रा शब्द एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं मित्रों,
वे शब्द जो मूलतः संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों तत्सम उसके समान, तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान, उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव, तत् धन भव, तद यानी कि उससे, भव यानी उत्पन्न, उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ ना कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो ऐसे अर्थ में ये हरिद्रा शब्द तो है कौन सा, तत्सम शब्द, इसका तद्भव रूप क्या होगा, तो हल्दी। आप देख लीजिए थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अब हिंदी में हमने क्या किया है, संस्कृत भाषा को थोड़ा सा परिवर्तन देकर नए शब्दों का निर्माण किया है, तो उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। तत्सम शब्द तो उसके समान यानी संस्कृत के समान, और तद्भव शब्द तत् धन भव उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न, संस्कृत से। तो संस्कृत के शब्द सारे, लेकिन इसको आपने क्या किया है, अपनी सुविधा के अनुसार आपने क्या किया है, नए शब्द के रूप में बना दिया है। तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा हरिद्रा का, हल्दी। समझते ना, हल्दी। प्रश्न नंबर 23, अभय उभय शब्द युग। अब आगे कौन से, शब्द युग। अब ये एक जैसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं, शब्द युग, शब्द के जोड़े। अभय और उभय। अभय का मतलब क्या होता है, अभय, अ का मतलब नहीं, भय का मतलब डर, जहां में डर नहीं है वो अभय, अभय। और आप कहें उभय, उभय का मतलब दोनों। तो अभय का मतलब तो हो गया निर्भय, और उभय का मतलब क्या हो गया, दोनों। ये रहा उत्तर इसका। अभय का मतलब तो हो गया निर्भय, बिना डर के, और उभय का मतलब क्या हो गया, दोनों। आप बोलते ना, जैसे मैं कहूं बतख, तो बतख क्या है, उभयचर है। उभयचर यानी पानी में भी चलता है और जमीन पर भी चलता है, तो उभयचर। तो ऐसे ही अभय का मतलब तो हो गया निर्भय, आ यानी नहीं, भय यानी डर, तो निर्भय, और उभय का मतलब क्या हो गया, दोनों। तो शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, निर्भय और दोनों, अभय उभय। अली अली, फिर आ गया शब्द युग, अली और अली। तो ध्यान दीजिएगा, अली, अली तो हो गया भौरा, और अली हो गया सखी, अली। तो ये रहा आपका भौरा और सखी। जानते हो ना भौरा, मधुप जिसको कहते हैं आप, भौरा। और छोटी की मात्रा वाला तो हो गया भौरा, और बड़ी की मात्रा वाला अली यानी सखी, सहेली हो गया। तो इसका शब्द युग में हो जाएगा आपका भौरा और अली। छोटी की मात्रा भौरा और बड़ी की मात्रा अली यानी सखी, सहेली। प्रश्न नंबर 25, दीन दीन, फिर शब्द युग में दीन और दीन। तो अब यह दीन, कल का दिन, परसों का दिन, दिन यानी दिवस, और दीन यानी गरीब। तो दिन यानी दिवस और दीन यानी गरीब। ये रहा, दिन यानी छोटा दिन, या तो छोटी की मात्रा दिन, कल, जैसे कल का दिन, परसों का दिन, तरसों का दिन, आज दिन में। तो दिन का मतलब दिवस, और दीन का मतलब क्या होता है, गरीब। तो दीन यानी दिवस, दीन यानी गरीब। इसका उत्तर हो जाएगा दीन यानी दिवस और दीन यानी गरीब। प्रश्न नंबर 26, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची से जुड़े हुए प्रश्न आए। कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। आप का सरिता यानी नदी, किन्निनगा, आपदा, आपदा, आपदा यानी क्या होता है, आफत, हमारी भाषा में विपदा, आफत, या इसको क्या बोलेंगे, विपदा। या आप कह सकते हैं आफत विपदा, या आफत, आफत विपदा या विपत्ति, आफत विपदा या विपत्ति। तो आपदा ये नदी का नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपदा, नदी का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 27, इनमें से कौन सा शब्द समास, समास का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द। समास का विलोम क्या होता है, याद कीजिए, समास दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। यानी आप क्या करते हैं, संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। तो इसका विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा विग्रह।
इसका विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, क्षमा कीजिएगा, विग्रह नहीं, इससे उचित शब्द मिलेगा आपको व्यास। समास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, व्यास। समास का शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है, संक्षेप। संक्षेप यानी छोटा करना, और व्यास का मतलब क्या होता है, विस्तृत यानी विस्तार करना, व्यास। इसका उत्तर हो जाएगा, समास का शब्द विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा व्यास। इसका विपरीत शब्द हो जाएगा विलोम शब्द क्या हो जाएगा, व्यास। जड़ जड़ का विलोम शब्द है। जड़ का मतलब क्या होता है, जड़ का मतलब होता है अमूर्त, निर्जीव। जड़ का मतलब क्या होता है, अमूर्त, निर्जीव। देख लीजिए, चेतन, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, चेतन यानी सजीव, जिसमें चेतना है, जो चल फिर सकता है, सजीव है। जड़ का मतलब तो क्या है, निर्जीव एक तरह से, और चेतन का मतलब हो जाएगा सजीव, जो चल फिर सकता है, चीज को चेतना है, जिसमें चेतना होती है, तो वो चेतना किसमें होगी, जो सजीव होगा। प्रश्न नंबर 29 ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो के लिए उपयुक्त शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, एकल शब्द। क्या पूछ रहा है ये, वन वर्ड जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में। पूरा एक वाक्य दिया गया है, उसके लिए एक शब्द होना चाहिए। तो ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो, ये हो जाएगा आपका मुकुल। ध्यान रखना, मुकुल। मुकुल का मतलब क्या होता है, अर्ध खिला फूल, अर्ध खिला फूल, अर्ध खिला फूल, आधा खिला हुआ फूल जो है वो क्या है, मुकुल। और याद रखना, कली क्या होती है, कली होती है फूल की अविकसित अवस्था, बिल्कुल विकसित नहीं हुआ फूल, बिल्कुल नहीं बना, कली है, बिल्कुल पैक है। लेकिन मुकुल क्या है, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, यानी अर्ध खिला फूल, किसे कहेंगे हम, मुकुल को कहेंगे। वन वर्ड, एकल शब्द के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 30, किसी वस्तु को प्राप्त करने की, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, अभिप्सा। कौन सा शब्द होगा, अभिप्सा। अभिधन इप्सा, अभिधन इप्सा। अभि का मतलब तीव्र, इप्सा का मतलब इच्छा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, जैसे आप लोग क्या प्राप्त करने की इच्छा रखते, नौकरी प्राप्त करने की, तो आपको नौकरी की क्या है, अभिप्सा है, तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा का मतलब क्या हो जाएगा, अभिप्सा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, बिल्कुल, हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा अभिप्सा। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 आ गया। बाग बाग होना, मुहावरा। बाग बाग होना, बाग बाग होना, बाग बाग होना, गार्डन गार्डन हो जाना। पता बोलते ना, गार्डन गार्डन, मन गार्डन गार्डन हो गया। बाग बाग होना यानी क्या होना, अति प्रसन्न होना। मन गार्डन गार्डन हो गया, आप अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में लिखा है बाग बाग होना, मन गार्डन गार्डन हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, अति प्रसन्न होना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अति प्रसन्न होना। प्रश्न नंबर 32 कच्चा चिट्ठा खोलना, कच्चा चिट्ठा खोलना, कच्चा चिट्ठा खोलना। भाई इसका कच्चा चिट्ठा खोल दो पूरा, यानी पूरा का पूरा भेद, सारा भेद, सारा भेद, सारा रहस्य खोल देना। कच्चा चिट्ठा खोलना, भाई आपका कच्चा चिट्ठा बताओ, यानी अपना सारा रहस्य आप प्रकट करो, सारा भेद, सारा भेद खोल देना, क्या हो जाएगा, कच्चा चिट्ठा खोलना। प्रश्न नंबर 33, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, कौन सा गलत है, देख लेते हैं कौन सा। छाती पर सांप लौटना, बिल्कुल। राम की तरक्की देखकर मोहन की छाती पर सांप लौट रहे हैं, यानी ईर्ष्या करना, बिल्कुल ठीक है, घोर ईर्ष्या करना। अपना सा मुंह लेकर, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होकर रह जाना। जैसे कहीं किसका उदाहरण दे, मोहन, मोहन अपने कार्य से, या अपने कार्य से क्या हो रहा है, अपना सब मुंह लेकर ले गया। अपना सब मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित होना, किसी ऐसे कार्य से जिसको उसको लज्जित होना पड़ रहा है, तो अपना सब मुंह लेकर बैठ जाना, अपना सब मुंह लेकर रह जाना। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना, बहुत अनुभवी होना, अत्यंत कठिन कार्य करना, ये गलत है भाई,
उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं, यानी क्या है, अनुभवी, अनुभवी व्यक्ति। तो इसका उत्तर तो ये हो गया आपका। आगे क्या कह रहा है, कान पर जू ना रेंगना, तनिक भी असर नहीं पड़ता, बिल्कुल। तो ये सब सही है, लेकिन आप देख रहे हैं गलत कौन सा हो जाएगा, ये गलत पूछ रहा है, सही नहीं है। तो कौन सा, उड़ती चिड़िया पहचानना, बहुत अनुभवी होना आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, अत्यंत कठिन कार्य करना, गलत। इसका उत्तर हो जाएगा उड़ती चिड़िया पहचानना का क्या होना चाहिए, अनुभवी होना। यहाँ पर लिखा है अत्यंत कठिन कार्य करना, तो ये गलत, और ये गलत ही पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। प्रश्न नंबर 34 पारिभाषिक शब्दावली, ये भी आपके सिलेबस में है। पारिभाषिक शब्दावली से जुड़े हुए कुछ शब्द, रेवेन्यू, रेवेन्यू आप जानते हैं, आपने सुना होगा एक शब्द रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू अधिकारी, यानी राजस्व अधिकारी। कौन सा शब्द है, राजस्व अधिकारी। आप पढ़ते हैं ना इतिहास में, राजस्व अधिकारी, जैसे बिजोलिया में भेजा था राणा, आपके राणा फतेह सिंह ने किसको भेजा था, राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर है। कौन है, रेवेन्यू ऑफिसर, यानी राजस्व अधिकारी। तो रेवेन्यू का अंग्रेजी शब्द के समकक्ष हिंदी शब्द कौन सा है, राजस्व। ये अंग्रेजी शब्द, इसका हिंदी अर्थ क्या है, राजस्व। रेवेन्यू का मतलब क्या हो जाता है, राजस्व। प्रश्न नंबर 35, जब कोई सरकारी पत्र, पत्रों से संबंधित, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो, तब उसे क्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब कोई भी सरकारी पत्र या ज्ञापन एक से अधिक कर्मचारियों या अधिकारियों को एक साथ लिखा जाए, एक साथ लिखा जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परिपत्र। मान लीजिए कोई सूचना देनी सरकार को, सरकार की तरफ से सरकारी पत्र, सरकार की तरफ से जारी करना है ये पत्र, तो ऐसे हालत में मान लीजिए कि सरकार को आपके सारे डिपार्टमेंट, सारे कार्यालय को क्या देनी है, सूचना देनी। मान लीजिए अभी बरसात का टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, और कलेक्टर की तरफ से आदेश दिया जा रहा है कि भाई आपके सारे कार्यालय को क्या है, 2 दिन की या 5 दिन की छुट्टी दी जाती है। तो वो अलग अलग कार्यालय को पत्र नहीं लिखेंगे एक साथ, वो क्या करेंगे, एक ही पत्र लिखा जाएगा, और उस पत्र पर क्या करेंगे, वो अलग से ऊपर की तरफ उस कार्यालय का क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे, या उस अधिकारी का नाम लिख देंगे। तो एक से अधिक अधिकारियों या कार्यालय को एक साथ लिखा जाने वाला जो पत्र होता है, वो क्या होता है, परिपत्र। मैं बोल रहा हूं कलेक्टर सूचना देना चाहता है सारे कार्यालयों को एक साथ, तो वो अलग अलग कार्यालय को अलग अलग पत्र नहीं लिखेगा, एक ही पत्र लिखा जाएगा, और उस पत्र में एक साथ सभी के लिए भी छुट्टी है तो सभी के लिए छुट्टी है, तो 2 दिन की छुट्टी है, तो आप उसको क्या कहेंगे हम, परिपत्र। एक से अधिक कर्मचारियों, अधिकारियों या कार्यालय को भेजा जाने वाला पत्र, प्रेषितियों यानी भेजा जाने वाला पत्र कौन सा कहलाएगा, आपका परिपत्र। तो आप देखिएगा आज हमने बात की आपके हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए आपके सिलेबस में आने वाले विभिन्न प्रश्नों की। ऐसे ही और भी मैं कई सारे मॉडल पेपर आपके लिए हिंदी के मॉडल पेपर लेकर आने वाला हूं, जहां से आपको प्रश्न आपकी परीक्षाओं में जरूर दिखाई देंगे। धन्यवाद।